let's start our today's topic, trigonometry. Now all of you know trigonometry has combination of words. First word is tri, that means 3. All of you know tri means 3. So tri is 3. Okay. Now just see here. You can see on the board, trigonometry has many words. First one is tri. Tri means 3. Then gon, that is for polygon. So means a polygon which is made by 3 sides, which is triangle. Then next thing is metry, means measurement. So word meaning of trigonometry is measurement of a figure which is made by 3 line segments. So that figure is triangle. So particularly trigonometry is associated with triangle. इन्हें ट्राइंगल के रेशो की स्टडीज हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं. अब कौन से रेशो की, तो ऑल ऑफ यू नो पर्टिकुलरली हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी करते हैं. आगे हम दूसरे टाइप के ट्राइंगल की भी स्टडी करते हैं, बट बेसिकली वी स्टार्ट विथ राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ दिस थिंग ऑल ऑफ यू नो दैट राइट एंगल ट्राइंगल हैज अ बेस B, perpendicular P and hypotenuse H. This is the base, perpendicular and hypotenuse. Now we take ratio of these 3 things to study trigonometry. Now the first basic question, why to study trigonometry? Am I audible to all? Am I audible to all? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Let's continue. Now, why to study trigonometry? So your basic answer I know, to get good marks. So that is not the answer. The answer is that I know all of you will answer this question. Now the answer is that using trigonometry you can find many things. There are many applications of trigonometry. अब एप्लीकेशंस क्या होती हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि आपके स्कूल के कैंपस में बड़े बड़े ऐसे पेड़ हैं हमारे स्कूल कैंपस में. अब इस पेड़ की हाइट नापनी है हमें, तो सिंपल सी बात है, आप इस पे चढ़ नहीं सकते. पेड़ पे अगर चढ़ भी जाए तो एक दूसरी है, कोई टावर है 50 मीटर का, यानी आपको टावर है, बहुत ऊंचा टावर है, उस पे तो आप चढ़ ही नहीं सकते. टावर पे चढ़ना और डिफिकल्ट होता है. तो हमें इसकी हाइट नापना है. आप कैसे नापेंगे? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है ट्रिग्नोमेट्री में. 10th क्लास में इसका बहुत यूज है हाइट नापने के लिए एंड डेप्थ या विड्थ नापने के लिए. तो हाउ टू यूज ट्रिग्नोमेट्री इन दैट वे. फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लीजिए इस ट्री की हाइट आपको नापनी है, तो जस्ट मेक अ बेस हियर. इस बेस को आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, वॉट एवर इट इज. जस्ट मेजर इट बाय यूजिंग एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. अब बेस आपने मेजर कर लिया. यहाँ पर एक डिवाइस होता है, क्लिनोमीटर भी होता है, बहुत सारे डिवाइस होते हैं. यहां से इस ट्री का टॉप देखिए और वो डिवाइस आपको बताएगा ये एंगल, ये एक एक्यूट एंगल बनेगा. एक्यूट एंगल आपका कुछ भी हो सकता है. मान लीजिए मैंने इसे ए नाम दे दिया, तो ये एक्यूट एंगल आपका बन गया. इस एक्यूट एंगल को आप नाप लीजिए और आपको इसकी हाइट निकालनी है. मीन्स ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है. और एंगल की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में दी रहती है, या आपको चार्ट भी मिल जाता है इसका, और चार्ट कैसे बनाना वो भी अभी हम सीखेंगे. तो इस एंगल की वैल्यू अगर हमारे पास है तो, और बेस की वैल्यू हमारे पास है, तो हम इसकी हाइट आराम से निकाल सकते हैं. ये है प्रैक्टिकल यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ये एक सिंपल सा यूज मैंने बताया, ऐसे इसके हजारों यूज हैं. और जिन्हें आगे मैथ्स पढ़ने की इच्छा है 11th ऑनवर्ड,
तो ट्रिग्नोमेट्री आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक के पीछा नहीं छोड़ती है। और अगर मैथ्स नहीं भी पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, तो भी आपको फिजिक्स पढ़ना है और फिजिक्स में ये रेशियो आते ही है दोबारा। तो अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो भी ट्रिग्नोमेट्री आपको आगे आएगी, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं तो भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी आगे। तो अब इसके बेसिकली ये 3 हमारे पार्ट्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइट। तो 3 पार्ट्स के टोटल 6 रेशियो हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। नाउ विच 6 रेशियो? सो आंसर इज 6 रेशियोज आर साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेक, सेक एंड कॉट। अब इसे याद कैसे रखना? तो याद रखने का सिंपल वे है SCT आपका कोई भी सब्जेक्ट जैसा होता है SCT। अब ये जो CS है इसको इधर उल्टा लिख दो, ये जो CS इधर SC था इसको मैंने CS लिख दिया और फिर से C लिख दिया। SCT कोई भी सब्जेक्ट है, फिर SC को उठा के इधर उल्टा लिख दिया, CS कर दिया। CS भी आपका सब्जेक्ट ही है, कंप्यूटर साइंस। तो ये हुआ साइन, कॉस, टेन, देन कोसेक, सेक एंड कॉट। अब ये 3 को हम डिफरेंट लिखते हैं। डिफरेंट क्यों लिखते हैं? कि हमें याद तो पहले 3 ही करना पड़ते हैं। ये 3 क्यों? इससे बिल्कुल रिलेटेड कैसे हैं, ये 3 याद करने पड़ते हैं हमें, और इन 3 के रेसिप्रोकल ये 3 होते हैं। इन 3 के रेसिप्रोकल ये 3 होते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये रेशो हमें कैसे याद करने हैं। नाउ हियर इज अ सिंपल, you can say keywords to remember all these ratio. Keyword you can read, it is very easy. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फिर जो लास्ट में लिखा है हर हर बोले, उसी को मैंने दोबारा लिखा है यहाँ नीचे, लेकिन लिखते टाइम ध्यान रखना है कि पंडित के नीचे हर आया है, बद्री के नीचे हर आया है, प्रसाद के नीचे बोले आया है। मीन्स ये जो 3 वर्ड्स हैं इन फर्स्ट 3 वर्ड्स के नीचे आया है, और नेक्स्ट ये वाले जो फर्स्ट के 3 वर्ड हैं इन 3 वर्ड्स के नीचे आया है। सो इट बिकम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ऑल ऑफ यू से इट ट्वाइस विदाउट स्विचिंग ऑन माइक। बिना माइक ऑन किए आप अपने मन में या अपने घर में 2-3 बार बोलिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। अगेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ओके, जब इतना आपको याद हो जाए तो इसका आप मीनिंग समझिए कि इसे हमें कैसे याद करना है। पंडित स्टार्ट होता है P से, सो वी विल राइट P। बद्री स्टार्ट होता है B से, सो वी विल राइट B। देन प्रसाद स्टार्ट होता है P से, सो वी विल राइट P। So it become Pandit Badri Prasad. The first line. Second, har bole. Har means 1 H, another har, second H. Bole is B. तो ये हो गया हर बोले, यानी ऊपर वाली लाइन हो गई पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ओके, दिस इज योर फर्स्ट लाइन, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। नाउ सेकंड लाइन, लास्ट के 3 वर्ड इसी के नीचे लिखना है, हर बोले। पी के नीचे हर आ रहा है, पंडित के नीचे हर आ रहा है, मीन्स पी के नीचे एच, तो ये पी के नीचे एच आया। हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो हमारा ये जैसा आपका की वर्ड बोलते हैं, जैसे एक दोहे की तरह इसे याद रख सकते हो आप। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। दिस यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली। नाउ व्हाट आर दीज रेशियोज? अब देखो ये आपको अपॉन अगर आपने लगा दिया इसके नीचे तो ये आपके 6 रेशियो होगा। दिस इज फर्स्ट रेशियो P अपॉन H, दिस इज सेकेंड रेशियो B अपॉन H, दिस इज थर्ड रेशियो P अपॉन B, फोर्थ रेशियो H अपॉन P, फिफ्थ रेशियो
H अपॉन B और 6th रेशो B अपॉन P। अब इनमें से कौन सा रेशो क्या है? ठीक है, कौन सा रेशो क्या है, इसे कैसे याद करना है? तो मैंने आपको कीवर्ड बताया SCT, जैसे आपका कोई सब्जेक्ट है, S साइंस, फिर कंप्यूटर जैसे, तो S जो है, SC वैसे आप सोशल साइंस के लिए भी लिखते हो, सो S इज साइन, इसका नाम है इस रेशो का साइन। साइन इज P अपॉन H, देन cos इज B अपॉन H, देन tan, T मीन्स tan, टेंजेंट, जो हमने सर्कल में देखा था ना टेंजेंट, वैसे यहाँ का टेंजेंट P अपॉन B, देन इसी का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक होता है H अपॉन P। देखो यहाँ पे हमने लिखा P अपॉन H, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा H अपॉन P, वही लिखा है H अपॉन P। देन cos का रेसिप्रोकल होता है sec, जैसे हमने लिखा है cos मतलब B अपॉन H, तो ये B अपॉन H का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो H अपॉन B हो जाएगा, ये देखो H अपॉन B आ गया। फिर ये टेंजेंट है, टेन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, टेन का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये B अपॉन P हो जाएगा, तो ये B अपॉन P हो गया। मीन्स ये हमने कीवर्ड याद किया, SCT CES, SCT बस याद रखना है, बाकी ये इसको तो CS को इधर कर देना है, इधर जो लिखा, जैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करते हैं ना, बिल्कुल उस तरह का SCT लिखा और फिर ये CS को इधर लिख दिया, और 10 का कॉट। ये हम रेशो इतनी बार यूज करते हैं कि कुछ दिनों बाद ये हमें अच्छे से याद हो जाते हैं, साइन कॉस टैन। शुरू में बस 1-2 दिन आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद तो ये रेशो रटा जाते हैं पूरे। और किसका रेशो कौन है, ये सिंपल कीवर्ड याद रखेंगे आप तो बहुत आसानी से इसको याद कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग, कि अब आप लिखो कि साइन इज इक्वल टू P अपॉन H, कॉस इज इक्वल टू B अपॉन H, tan इज इक्वल टू P अपॉन B। अब P और H के मीनिंग वही है जो ट्राइंगल में है, P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूस, यानी हम क्या कहेंगे, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन H। अब इस ट्राइंगल में आपको 2 एंगल दिख रहे हैं, मैं इसे N कर देती हूं, इसे O कर देती हूं। इस ट्राइंगल में आपको 2 एक्यूट एंगल दिख रहे हैं, ये सारे रेशो एक्यूट एंगल के लिए ही होते हैं, तो इस ट्राइंगल में 2 एक्यूट एंगल है, जैसे ये M है और N है, तो अब हम किसके लिए लेंगे ये, तो इसका आंसर एक और सिंपल सा है कि जैसे अगर मैंने N एंगल लिया, N एंगल का बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो मैं लिखूंगी साइन N, N एंगल है, हाँ ये ध्यान में रखना, N एंगल है, इसको मैं अलग कलर से ही लिख देती हूं, N एंगल है, तो साइन N इज इक्वल टू हमें लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, MO, हमारा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, MO, यानी इसका परपेंडिकुलर है MO और इसका बेस है ON, ठीक है ना। अब अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि मुझे एंगल N नहीं लेना है, मुझे एंगल M लेना है, अगर आप नीचे खड़े हो तो ठीक है आपने N ले लिया, मान लो कोई छत से नीचे देख रहा है तो वो M पे रहेगा, तो इसका भी तो साइन लिया जा सकता है, ये भी एक्यूट एंगल है, बिल्कुल सही बात है, इसका भी साइन लिया जा सकता है, किसका, M का। अब इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हाँ बेटा, मैम, हाँ बोलो मैम आपने साइन N लिखा तो फिर OM अपॉन MN होना चाहिए ना मैम, P अपॉन H है ना, P अपॉन H है, हाँ MN होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, करेक्ट है, हाइपोटेनियस। ओके, नाउ सी हियर, नेक्स्ट थिंग, अब मैंने M लिया तो M का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है,
तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो हमें लेना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो चेंज हो नहीं सकता, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर ON है, M के सामने ON इसका परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ON अपॉन MN। हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। तो इस तरीके से हमें डिसाइड करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि जहां एंगल बन रहा है, जिससे जुड़ी साइड है, वो बेस है, और जो जुड़ी साइड नहीं है, जैसे अब यह एंगल N लिया तो इससे जुड़ी साइड ये ON है, तो ये इसका बेस हो गया, और सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। और अगर M लिया तो ये इसका बेस हो जाएगा जो जुड़ी साइड है, और अपोजिट वाली साइड उसका परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो बस ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से अगर आप सिंपल वे में याद रखते हो तो 6 और रेशो याद रखना बड़ा आसान है, इजीली याद रख सकते हो। अब ये रेशो जो है, इनके एंगल्स की वैल्यू, अब ये दोनों एक्यूट एंगल है तो इनकी वैल्यू बिटवीन 0 to 90 हो सकती है। एक्यूट एंगल की वैल्यू आपको पता है कि एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है, तो इन दोनों एक्यूट एंगल की वैल्यू इट विल बी बिटवीन 0 to 90 ओनली। तो 0 से 90 के बीच में एंगल की वैल्यूज होती हैं, ये आपको भी पता है। तो अब कौन सी हो सकती है? 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, और एंगल नहीं बन रहा है तो 0 भी हो सकती है। और पूरा के पूरा 90 बन गया तो 90 तक जाती है, हालांकि वो एक्यूट एंगल नहीं बचता है, लेकिन इसकी वैल्यू 90 तक जा सकती है। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि एंगल की वैल्यूज निकालनी कैसे हैं। एंगल की वैल्यूज निकालने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बता रही हूं कि आपको होल नंबर की गिनती आती है ना, होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? एंगल की वैल्यूज 10th क्लास में आपको सिर्फ ये 5 वैल्यूज हैं। पहली 0 है, दूसरी 30 है, देन 45, देन 60 और 90। इन सभी एंगल की वैल्यूज के लिए सारे 6 रेशियोज आपको निकालने हैं। अब कैसे निकालने हैं ये मैं आपको सिखाती हूँ। ये मैंने टेबल एक बना के रखा है, हालांकि ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, बाद में वो देख लेना। अभी पहले समझ लो कि एंगल की वैल्यू याद रखना एक बड़ा सरदर्द रहता है, तो मैं कह रही हूं कि वैल्यू याद मत रखना, ये टेबल बनाना सीख लो। और ये टेबल बनाना बड़ा आसान है, करना कुछ नहीं है, जो जो एंगल आने वाले हैं वो लिख लिए मैंने। 0, 30, 45, 60 और 90, ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, आपको दिख रहा होगा। 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 कॉलम मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना लिए। नेक्स्ट थिंग, जो आपके 6 रेशो आपने पढ़े अभी, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, वो 6 रेशो यहाँ पे मैंने लिख लिए, लाइन से लिख लिए। SCT, CST, CSC, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। यहाँ पे ध्यान रखना, कोसेक पहले लिखना, सेक बाद में लिखना। उसका कारण ये है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है, ये इसका कारण है, इसीलिए साइन का रेसिप्रोकल हम पहले लिखेंगे, देन कॉस का रेसिप्रोकल, देन टेन का रेसिप्रोकल। लाइक दिस यू हैव टू राइट। उसके बाद आपकी होल नंबर की गिनती। होल नंबर, ऑल ऑफ यू रिमेंबर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारे 5 कॉलम है। इसके जस्ट ऊपर मैंने जहां 0 है उसके ऊपर 0 लिखा, जहां 30 है उसके ऊपर 1 लिखा, जहां 45 है उसके ऊपर 2 लिखा, नेक्स्ट 3 लिखा और लास्ट में 4 लिखा। यानी ये पांचों कॉलम को मैंने नाम दे दिया 0, 1, 2, 3, 4। अब मैं 1 से भी दे सकती थी, लेकिन क्या है, हमारा एंगल 0 से शुरू हो रहा है तो हमने 0 से शुरू किया। अब इसका जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट नंबर इज 4। इस 4 से सबको डिवाइड कर दो। एक बार और समझ लो क्या किया मैंने, शुरू किया 0 से और गिनती लिख ली
simple counting 0 1 2 3 4. Then the last number is 4. Divide all by 4. इसे भी 4 से डिवाइड किया, इसे भी 4 से डिवाइड किया, इसे भी 4 से डिवाइड किया, इसे भी और इसे भी, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। सबको 4 से डिवाइड किया तो आंसर इसका तो 0 ही आएगा, इसका 1/4 ही आएगा, इसका 1/2 आ जाएगा, इसका 3/4 ही रहेगा और इसका 1 आ जाएगा। ठीक है ना। डिवाइड करने के बाद आंसर ले लिया। ठीक, अब इस आंसर का अंडर रूट लो, जिसको हम कहते हैं ना स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आने वाला है। 1/4 का, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने 0 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 0 आया और उसे साइन के 0 के नीचे लिख दिया। फिर इसका लिया स्क्वायर रूट 1/4 का, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। देन यहां पर इसका स्क्वायर रूट लिया 1/2 का, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और 2 का रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 की वैल्यू निकालते नहीं बैठना है, ऐसे ही लिखना है 1/√2। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर रूट लिया तो आता नहीं है, √3 लिख दिया। 4 का आता है 2 तो 2 लिख दिया और 1 का तो 1 ही आता है। ये आपकी आ गई वैल्यूज। एक बार फिर से समझ लो मैंने क्या किया। एंगल 0 से शुरू हो रहा है तो हमने 0 से काउंटिंग नंबर लिखे, 0 यानी होल नंबर लिखे, 0 1 2 3 4, आखिरी का नंबर 4 आया। उसी 4 से सबको डिवाइड कर दिया एक लाइन से, सबको, 0 को भी, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी और 4 को भी डिवाइड कर दिया। तो 0/4 0 आ गया, 1/4 में कोई चेंज नहीं आया, 2/4 सिंप्लीफाइड हो गया, 1/2 आ गया, 3/4 3/4 ही रहा, 4/4 1 हो गया। नेक्स्ट में इसका मैंने अंडर रूट लिया, 0 का अंडर रूट लिया तो 0 ही आने वाला है। 1/4 का अंडर रूट लिया तो 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है। फिर अगेन 1 का अंडर रूट 1 होता है, 2 का अंडर रूट आता नहीं है तो मैंने उसे √2 लिख दिया। देन 3 का रूट √3 आएगा, निकालते नहीं बैठना है, 4 का रूट 2 आ जाएगा और 1 का रूट तो 1 ही आएगा। ये हो गई आपकी साइन की वैल्यू। अब इसमें कोई भी एंगल हो सकता है, चाहे मैंने n लिया हो तो यहाँ पे n लग जाएगा, m लिया हो तो यहाँ m लग जाएगा, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ एंगल की वैल्यू लिखना है। अभी मैं सुविधा के लिए a लिख देती हूँ, साइन a, कॉस a, टेन a, लेकिन ये जरूरी नहीं कि a ही हो, आपका एंगल कुछ भी हो सकता है, b c d कुछ भी हो सकता है आपका एंगल। अब एक ही बार ये मेहनत करनी है, दूसरी बार मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी बार क्या करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी कॉस के लिए हमें मेहनत नहीं करनी है। कैसे नहीं करनी है कि जो आखिरी वैल्यू कौन सी है, 90 की, उस आखिरी वैल्यू को उठा के यहाँ लिख देना है पहले कॉलम में, लास्ट वैल्यू पहले कॉलम में लिख दो। लास्ट वैल्यू ये 1 है, इसको उठा के पहले कॉलम में लिख दी। ठीक है। अब सेकंड लास्ट वैल्यू सेकंड कॉलम में, सेकंड लास्ट वैल्यू है आपकी √3/2, तो यहां लिख दो उसे √3/2। फिर थर्ड का तो कोई ऑप्शन नहीं है तो जहां का वहीं कर दो। फिर ये वैल्यू इधर चली जाएगी और ये वैल्यू इधर चली जाएगी, यानी हमने कोई मेहनत नहीं की है, सिर्फ पहली वैल्यू निकाली और बाकी ये जो है 5 4 3 2 1 वैल्यूज इधर लिख दी। 5 वाली वैल्यू 1 थी, यहाँ लिख दी, 4 वाली वैल्यू यहाँ लिख दी, 3 का वहीं रहेगा, ये वाली वैल्यू इधर आ गई और ये वाली वैल्यू इधर आ गई। यानी ये हमने लिखा था लेफ्ट टू राइट
और फिर राइट टू लेफ्ट में हमने ये वैल्यू उतार दी। समझ रहे हो ना बात को? लास्ट वाली वैल्यू को इधर लिखा, इस वैल्यू को इधर लिखा, इसका यहीं के यहीं आएगा, इस वैल्यू को यहां लिख दिया और इस वैल्यू को इधर। जस्ट हमने रिवर्स कर दिया, कोई मेहनत नहीं करनी है। अब थर्ड कॉलम में एक और चीज आपको याद रखनी है कि tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। यहां पर भी आप रेशियो में देख लो, अगर साइन अपॉन कॉस अगर आपने किया तो एच एच कैंसिल हो जाते हैं, आ जाता है P अपॉन बी। तो यह थर्ड रेशियो आपका P अपॉन बी ही आता है। तो tan होता है आपका साइन अपॉन कॉस। अब यहां से आप देख लो, साइन की वैल्यू है 0, कॉस की वैल्यू है 1। 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 कितना होगा? 0 ही होगा। 0 अपॉन 1 0 ही होगा। अब फिर 1/2 अपॉन √3/2, दोनों के अपॉन में 2 है, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 1/√3। ये दोनों तो सेम वैल्यू है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, 1/√2 अपॉन 1/√2 तो आ जाएगा 1। फिर यहां पर अगेन 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, √3/1, तो जिसको √3 ही लिखेंगे। √3/1 लिखने का कोई सेंस नहीं है, √3 ही लिखेंगे। अब ये आया 1/0। 1/0 का कभी आंसर आ सकता है? 0 से कोई चीज डिवाइड नहीं हो सकती, तो इसका आंसर नहीं आ सकता। नहीं आ सकता तो बिल्कुल ईमानदारी से लिखो नॉट डिफाइन। बिल्कुल ऑनेस्टली आप लिख दीजिए नॉट डिफाइन। ठीक है। अब tan और cot, ये बिल्कुल इनमें इनकी वैल्यूज में वही रिलेशन है जो साइन और कॉस की वैल्यू में था। क्या था? साइन का मैंने क्या लिखा था, साइन की वैल्यू निकाली और उसकी रिवर्स ऑर्डर में कर दी तो कॉस की वैल्यू आ गई। वैसे ही मैंने tan की वैल्यू निकाल ली है और इसकी अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में कर दूंगी तो cot की वैल्यू आ जाएगी। रिवर्स ऑर्डर कैसा? लास्ट कॉलम में नॉट डिफाइन है तो इसके फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा नॉट डिफाइन। फर्स्ट कॉलम में इसके नॉट डिफाइन आ जाएगा। फिर सेकंड लास्ट में √3 है तो यहाँ √3 आ जाएगा। थर्ड में 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर इधर 1/√3 और इधर 0। तो जिस तरह हमने साइन की वैल्यू को उल्टे ऑर्डर में लिख के कॉस की वैल्यू निकाली, उसी तरह tan की वैल्यू निकालने के बाद उल्टे ऑर्डर में लिख के कॉट की वैल्यू निकाली। tan की वैल्यू हमने कैसे निकाली? tan होता है साइन अपॉन कॉस। साइन 0 अपॉन 1 0 आ गया, 1/2 अपॉन √3/2 ये आ गया 1/√3। दिस अपॉन दिस एक दूसरे को कैंसिल करके 1 आ जाएंगे। देन दिस अपॉन दिस 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, √3/1 बचेगा। फिर दिस अपॉन दिस 1/0 जो कि नॉट डिफाइन है। और कॉट की वैल्यू इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखना, 5 4 3 2 1 ये लिख दिया, 5 4 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया कॉट की वैल्यू। अब बचे कोसेक और सेक। तो मैंने पहले भी कहा था कोसेक मतलब साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन करना। तो रेसिप्रोकल करना है, साइन की वैल्यू है 0, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/0। 1/0 आ नहीं सकता तो क्या करोगे? नॉट डिफाइन लिखोगे। नहीं आ सकता तो नॉट डिफाइन। साइन का मैं सेम कलर में लिख रही हूं, ये भी ग्रीन ये भी लिख, तो ये आ गया नॉट डिफाइन, क्योंकि 1/0 हम नहीं लिख सकते। 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। तो 2/1 तो हम लिखेंगे नहीं, बस 2 लिखेंगे। फिर इसका रेसिप्रोकल √2/1, तो सिर्फ √2 लिखेंगे, अब /1 लिखने का कोई सेंस नहीं है। इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 2/√3, ठीक है ना। और लास्ट